अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसे हम कहते हैं समाजी साइंस। तो इससे पहले मैंने आपको लेसन नंबर 1 समझाया था। आज मैं आपको समझाऊंगी लेसन नंबर 2, यानी कि हमारा सबक का नाम है हमारे इर्द गिर्द क्या है। तो याद रहे, ध्यान से सबक आपको सुनना है, समझना है। आपके पास अगर किताब है तो आप किताब भी लेकर बैठ सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगी बेटा, तो वो गूगल फॉर्म आपको भरना है और भर के सबमिट करना है। और उसके अंदर आपको MCQs दिए जाएंगे। तो आपको 2 या 3 मैं MCQs दूंगी, उसके अंदर आपको कोई भी एक पसंद करना है। यानी कि आपको ऑप्शन जो दिए होंगे वो 3 होंगे, सवाल 1 होगा, उसके जवाब 3 होंगे। उसमें से जो भी सही लगेगा आप उसको ऊपर टिक करेंगे और उसको आप सबमिट करेंगे। तो हमारा लेसन हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारे इर्द गिर्द क्या है, यानी कि हमारे आसपास। अगर हमारी ज़बान में हम बोलेंगे तो उसे कहते हैं कि हमारे आसपास क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखो कि आपकी किताब में है कि धनुन मम्मी के साथ बाग में सैर कर रहा था। क्या कर रहा था? वो घूम रहा था। सैर करते करते उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है। लड़के का नाम है, और क्या नाम है उसका? धनुन। अब उसका सवाल ये होता है कि जिस ज़मीन पर हम चल रहे हैं, उसकी मम्मी के साथ वो घूम रहा होता है, और उसकी मम्मी से वो सवाल करता है वो बच्चा कि हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं वो किस तरह बनी हुई होगी। ऐसा उसके दिमाग में एक सवाल हुआ। अब वो सवाल उसकी मम्मी से उसने पूछा। मम्मी उसे कहती है कि आप रोज़ाना सूरज को देखते हैं। सूरज का भी एक ख़ानदान है जिसको हम निज़ाम शमसी कहते हैं। क्या कहते हैं? निज़ाम शमसी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, निज़ाम शमसी में 9 सैयारे, अतारुस, ज़हरा, मरीख, ये उसका ख़ानदान हम उसको कहेंगे, जिसके अंदर 9 सैयारे होते हैं। और जिसमें से एक सैयारे को क्या कर दिया है, फ़िलहाल अभी निकाल दिया, जिसका नाम नेपच्यून है। नेपच्यून, प्लूटो, ये आपने सुना होगा। तो जो छोटा सैयारा था उसे निकाल दिया। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल बात करें कि सूरज का भी एक ख़ानदान है जिसको हम क्या कहते हैं, निज़ाम शमसी। अब हमारी ज़मीन में भी निज़ाम शमसी का एक ही मेंबर है, यानी कि उस 9 सैयारों में से जो एक सैयारा है वो हमारी क्या है, एक ज़मीन वो भी है। यानी कि ज़मीन भी उसका क्या कहलाएगी, मेंबर कहलाएगी। किसका मेंबर कहलाएगी? निज़ाम शमसी का, क्योंकि हमारी ज़मीन भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अब ज़मीन शमसी ख़ानदान के दीगर मेंबरान के बीच में रहती है। सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे जैसे ज़ीरू को ज़िंदा रहने के लिए क्या की ज़रूरत होती है, हमको पता है। एक तो हरारत यानी कि गर्मी, तवानाई, दूसरा पानी, और तीसरा हवा। यानी कि ज़ीरू को ज़िंदा रहने के लिए तीन की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? हरारत, पानी और हवा। जो सिर्फ ये जितने भी 9 सैयारे हैं इस पर हवा पानी नहीं है। सिर्फ ज़मीनी एक ऐसा वाहिद सैयारा है कि जिसके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है। अब ज़िंदगी क्यों मुमकिन है? क्योंकि ज़मीन के ऊपर हवा भी है, पानी भी है और हरारत भी है। इसीलिए तमाम ज़ीरू जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी ज़िंदगी ज़मीन पर मुमकिन है। अगर हम चाँद पर जाए तो हमारी ज़िंदगी वहाँ पर मुमकिन नहीं है। हम वहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि चाँद के ऊपर क्या है, नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं, हवा नहीं है। लेकिन एक ज़मीनी जैसा सैयारा है कि जिसके पास हरारत, पानी और हवा तीन चीज़ें दस्तयाब है। इसलिए ज़ीरू की जो ज़िंदगी है वो ज़मीन के ऊपर मुमकिन है। अब निज़ाम शमसी के दीगर किसी मेंबरान के पास इस किस्म की मुनासिबत होने का कोई सबूत आज तक मिला ही नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि सूरज ज़मीन और सूरज से अलग हुई है। यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो सूरज से कैसी अलग है, अलग हो गई है। जब इसका वजूद हुआ, यानी कि जब ये हुआ, तब वो आग के गोले के मानंद थी। यानी कि ऐसा सबकी मान्यता है, सब मानते हैं कि हमारी ज़मीन का वजूद ऐसा आया। तो मैं आप लोगों को बताती कि वो लोग मानते कि आसमान यानी कि ऊपर खला के अंदर सूरज भी गर्दिश कर रहा था और एक दूसरा सैयारा भी गर्दिश कर रहा था। ये दोनों गर्दिश करते करते आपस में जब टकराए तो सूरज की वजह से जो सामने वाला सैयारा होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े होने के बाद ये जो टुकड़ा एक ज़मीन नीचे आता है और ठंडा होने के बाद ये ज़मीन की शक्ल इख्तियार करता है।
ऐसा माना जाता है। तो जब इसका वजूद हुआ तब वो क्या था, एक आग के गोला था, ऐसा माना जाता है। ये आग का गोला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। इसके बाद मादे इब्तिदा में माय शक्ल में और उसके बाद ठोस शक्ल में मुंतकिल हुए। इस अमल के दौरान जिन मादों के अंदर ठोस शक्ल में मुंतकिल हुई, यानी कि जो एकदम ठोस हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, हिजरी कुर्रा। इसी तरह हमारी ज़मीन के ऊपर अभी हम यहाँ पढ़ने वाले, तो हमारे पास 4 कुर्रे हैं। एक है हिजरी कुर्रा, दूसरा कुर्रा आब, तीसरा है कुर्रा बाद और चौथा है कुर्रा हयात। हमारे पास कितने कुर्रे हैं, 4। एक हिजरी कुर्रा, हिजरी कुर्रा, कुर्रा आब, कुर्रा बाद और कुर्रा हयात। ऐसे कितने कुर्रे हमारे पास, 4 कुर्रे। अगर आपसे सवाल किया जाए कि कुल कुर्रे हमारे पास कितने हैं, तो कितने हैं, 4 कुर्रे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कुर्रे बाद के तौर पर पहचाने जाते हैं। फिर रिहाइश के सख्त सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा हमको चाहिए। तो तमाम के तमाम ज़मीन पर जो ज़ीरो रहते हैं तो ही उनकी तरक्की होती है, तो वो हयात भी रह सकते हैं। इस तरह ज़मीन पर कितने कुर्रों का वजूद हुआ, 4 कुर्रों का वजूद हुआ। अब हम देखेंगे तो ज़मीन के कुर्रे। तो ज़मीन पे इंसान को, देखो मैंने पहले बता दिया था कि ज़मीन पर इंसान को रहने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वो लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, कुर्रे हयात, यानी कि ज़मीन के ऊपर कुर्रे हयात भी है, कुर्रे बाद भी है, कुर्रे फ़िज़ा यानी कि कुर्रे बाद जिसको भी हम कह सकते हैं, और कुर्रे आब यानी कि आब का मतलब होता है पानी। ये तमाम के तमाम किसके ऊपर मौजूद है, ज़मीन के ऊपर मौजूद है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हिजरी कुर्रा। तो हिजरी कुर्रा किसे कहते हैं, ध्यान से मेरी बातों पर ध्यान रखना है हर एक पॉइंट के ऊपर कि मैं क्या बोलती हूँ। मैं इसके बाद आपको गूगल फॉर्म के अंदर सवाल भी पूछने वाली हूँ। तो हिजरी कुर्रा किसे कहते हैं, तो हिजरी कुर्रा का मतलब होता है कि हम जिस ज़मीन के हिस्से पर आबाद है उस हिस्से को हिजरी कुर्रा कहते हैं। कि हम ज़मीन के जिस हिस्से पर आबाद है उस हिस्से को हिजरी कुर्रा कहते हैं। हिजर का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है, हिजर यानी पत्थर। इस तरह हिजरी कुर्रा यानी कि पत्थर और मिट्टी से बनी हुई परत। हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर क्या होता है, पत्थर भी है और मिट्टी भी है। ज़मीन की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टानों जैसे ठोस मादों से बनी है। पहाड़ भी होता है, इसीलिए वो ठोस कुर्रे के तौर पर जाना जाता है। अब ये कुर्रा ज़मीन की सतह का तकरीबन 29% हिस्सा रोकता है। कितने, 29। कितने फ़ीसदी रोकता है, कुर्रा हिजरी कुर्रा ज़मीन की सतह का तकरीबन 29% हिस्से को रोकता है। इस सतह की मोटाई तकरीबन 64 से 100 किलोमीटर जितती है। कौन से कुर्रे की, हिजरी कुर्रे की। अब वो हर जगह एक ऐसी जैसी मोटाई की हामिल नहीं है, फिर अंदर या बाहर यकसा शक्ल के हामिल भी नहीं है। वो तकरीबन मिट्टी और चट्टानों जैसे मादों से बनी हुई है। काय से बनी हुई है, मिट्टी और चट्टानों जैसे मादों से बनी हुई है। इस हिस्से पर छोटे बड़े पहाड़ हम देखते हैं। देखो मैंने आपको तस्वीर बताई है, छोटे बड़े पहाड़े, सतह मुर्तफ़ा, मैदान वगैरह इसमें शामिल है। फिर सतह से शुरू करके हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हरारत में क्या होता जाएगा, इजाफ़ा होता जाएगा। जैसे जैसे हम ज़मीन की तह के अंदर नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसकी हरारत में यानी कि उसके दर्जे हरारत में क्या होता जाएगा, इजाफ़ा हो जाएगा। अब ज़मीन की तह में चट्टानें पिघल कर सियाल रूप इख्तियार करती है। पिघल कर यानी कि सियाल रूप इख्तियार करती, जिससे पिघले हुए मादे को हम मैग्मा कहते। पता है, एक ज्वालामुखी निकलती है और ज्वालामुखी निकलने के बाद उसमें से जो पीला पीले रंग का आपको दिखा जाता है वो क्या कहलाता है, मैग्मा। ज़मीन के तह के अंदर, तो ज़मीन की तह में मुतअद्दिद गैस होती है जो गर्म होने पर ऊपर की जानिब दबाव होता है तो वो बाहर निकालने की कोशिश करती है। और जैसे ही जब उसका दबाव बढ़ता है तो वो क्या कर लेती है, ज्वालामुखी की आतिश प्रसार, जिसे हम कहेंगे गुजराती में कहेंगे ज्वालामुखी, और
उर्दू में हम कहेंगे आतिश फसा का शक्ल इख्तियार कर लेती है और वो बाहर चट्टानों की वजह से वो कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ ऊपरी चट्टानों का दबाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। इस तरह गर्मी का दबाव और मुतज़ाद ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रहता है, इसलिए ज़मीन की ऊपरी परत या पेटरी फटती नहीं है। लेकिन अगर उसका दबाव बढ़ जाता है बेटा, कि अगर ऊपर का दबाव कम होता है और ज़मीन की तह का दबाव अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या निकलती है, ज्वालामुखी यानी कि आतिश फसा निकलती है। लेकिन अगर ऊपर का दबाव और ज़मीन की तह का दबाव दोनों मुतवाज़ुन रहता है तो फिर कोई टेंशन रहता नहीं है। लेकिन जैसे ही ज़मीन का दबाव बढ़ता है और ऊपर का दबाव कम होता है तो क्या होती है, आतिश फसा फटती है। सतह ज़मीन की पटरी पर जहाँ अंदरूनी गर्मी और दबाव में तवाज़ुन नहीं रहता, वहाँ ज़मीन की पटरी ज़लज़ले से लरज़रा उठती है। तो बच्चा सवाल पूछता है कि मम्मी ये हिजरा किस तरह काम आता है, यानी कि ये हमारे किस तरह काम आता है हिजरी कुर्रा। तो आपको पता है कि अगर हिजरी कुर्रा ना होता तो हम घर किस पर बनाते, पीने का पानी, खुराक जो हमारी होती है, ये तमाम ज़राअत जो होती है हमारी, यानी कि खेती बाड़ी, सनतें, जो फैक्ट्रियाँ होती है, इसके अलावा हम बड़े बड़े महल बनाते, बंगले बनाते, घर बनाते, जंगलात की तमाम इसके बगैर मुमकिन होता नहीं होता। क्योंकि अगर ज़मीन है तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मुमकिन है। तो आइए आज हम हिजरी कुर्रे के मुतालिक जो बातें कही है उसके मुताबिक हिजरी कुर्रे में क्या क्या होता है उसके मुतालिक तस्वीर बनाएं। तो अब हम देखेंगे ये हमारा हुआ हिजरी कुर्रा। क्या हुआ बेटा, ये हमारा हिजरी कुर्रा। अब इसके बाद हम देखेंगे कुर्रे आब। क्या देखेंगे हम, कुर्रे आब, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, पानी। क्या कहते हैं, पानी। तो कुर्रे आब के मुतालिक मैं आपको बताती हूँ कि सतह ज़मीन के कुछ नसीबी हिस्से पानी से घिरा हुआ है। हमको पता है कि जो ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर उसके अगर हम 4 भाग करते, 4 हिस्से करते, उस 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा हमारा कुर्रे आब का है और 1 हिस्सा हमारा ज़मीन है, यानी कि हिजरी कुर्रा है। तो पानी से घिरा हुआ है, इस हिस्से को हम कुर्रे आब कहते हैं। तो सतह ज़मीन के रकबे से पानी का रकबा ज़्यादा है। मैंने पहले कहा कि अगर हम 4 हिस्से करते, उस 4 हिस्सों में से यानी कि सतह ज़मीन का कुछ नसीबी हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरे हुए इस हिस्से को हम कुर्रे आब कहते हैं। सतह ज़मीन पर रकबे से पानी का रकबा ज़्यादा ही मैंने बताया है आपको कि अगर हम ज़मीन के 4 हिस्से करते, उसमें 3 हिस्सा हमारा क्या है, पानी है, और 1 हिस्सा हमारी क्या है, ज़मीन है। 31% हिस्से पर कुर्रे आब फैला हुआ है। 71 कितने, 71% हिस्से पर कुर्रे आब फैला हुआ है, यानी कि ज़मीन के ऊपर 71% पानी है। कुर्रे आब का वो हिस्सा जहाँ पानी का वसी ज़ख़ीरा है उसे हम क्या कहते हैं, बर्रे आज़म। क्या कहते हैं, बर्रे आज़म, महासागर जिसे हम कहेंगे, जिसे हम बर्रे आज़म कहते हैं। ये महासागर बहरुल काहिल, बहरे अटलांटिक, बहरे हिंद और बहरे आर्कटिक नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे कितने बर्रे आज़म है, 4। ये सब महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं अरब सागर, हिंद सागर, और इनके अर्ज़ी इलाकों के करीब जो आबी इलाके हैं वो मकामी समंदर, उपसागर, खलीज, अबनाए के नाम से पहचान जाते हैं। खलीज का मतलब खलीज बंगाल। अब ज़मीन पर वाक़ महासागर बहुत वसी और गहरे होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि समंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनकी तह में 10 से 11 किलोमीटर जितनी गहरी खाइयाँ होती है, खाइयाँ हैं। महासागरों की तह में भी ज़मीन की तरह ऊंचे पहाड़, वसी मैदान, सतह मरतफ़ा, खलीज वगैरह जैसी शक्ल से बनी हुई है। अब वापस वो बच्चा सवाल करता है कि महासागरों में कितना पानी होगा, वो तो नमकीन होता है। आपने कभी समंदर का पानी चखा है? समंदर का पानी खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है। वो हमें किस तरह काम आता है? तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा ज़मीन पर जितना पानी है उसका 97% यानी कि 97 पानी महासागरों में है, यानी कि समंदर में। और तमाम जो दूसरा पानी है, चौथाई हिस्सा, वो कुतुबैन पर नेज़ हिमालय और दूसरे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में है।
जबकि पानी का कुछ ज़ख़ीरा ज़मीन में भी है। आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर कैसे होगा आपको पता है। हम बोरिंग खुदवाते, कुएं खोदते, तालाब बनाते, तो ये सब ज़मीन में से पानी आता है। तो कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर है और कुछ पानी की झीलों से भरा पड़ा है, कुछ पानी नदियों में बह रहा है। पीने के लायक पानी का तनासुब हमारे यहाँ बहुत कम है। अब ये मीठा पानी, यानी कि नदी का पानी मीठा होता है और समंदर का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। अब ये मीठा पानी हमको कुदरती देने, हमारा कुदरती अतिया है, यानी कि मीठा पानी। जी रूह को जीने के लिए मीठे पानी की ज़रूरत होती है। ये मीठे पानी को मखसूस वसीला हमारे पास क्या है, बारिश। अगर बारिश कम होती है तो हमको पीने का पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा पूरा पीने का पानी का दारोमदार हमारी क्या है, बारिश है। के लिए रुतूबत महासागरों से मिलता है। समंदर के पानी और उसकी तह में कीमती मादे और मादनियात भी होते, जैसा कि नमक, क्योंकि नमक भी हमको कहाँ से मिलता है, समंदर के पानी से मिलता है। मछली हम जो खाते, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है समंदर के अंदर। इसके अलावा जिस तरह ज़मीन पर ज़ीरू का वजूद है, उसी तरह महासागरों में भी ज़ीरू का वजूद है, क्योंकि समंदर के अंदर भी आपने देखा होगा हर जानवर वहाँ पर रहता है। मछली, व्हेल मछली, यहाँ तक कि सांप तक भी समंदर में रहते। महासागरों की मौजें, बहाव, उसमें भरती ज़बरदस्त ताकत से होती है। इस ताकत पर काबू कर उसका इस्तेमाल से हम क्या करते, बिजली पैदा करते। इसके अलावा समंदर आबी रास्तों के लिए भी कारआमद है। समंदर के रास्ते से हम एक देश से दूसरे देश, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, तो समंदर के अंदर हम बड़े बड़े जहाज़ चलाकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम तिजारत कर सकते हैं। यानी कि जो समंदर का रास्ता है वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद का जो हम देखेंगे तीसरा कुर्रा, वो कुर्रा बाद है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको अभी कितने कुर्रे बताए, 2 कुर्रे बताए। एक कौन सा बताया, हिजरी कुर्रा, जिसे जिस ज़मीन पर रहते, यानी कि जिस हिस्से पर हम आबाद है, वो हमारा क्या कहलाएगा, हिजरी कुर्रा। इसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया कुर्रा आप। अब इसके बाद मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूँगी बेटा, वो गूगल फॉर्म आपको भरना है। उसका सवाल ऊपर होगा, उसके जवाब नीचे होंगे। सही जवाब चुनकर आपको सबमिट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सबमिट करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके अलावा आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं, आपको उनको भी कहो कि वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद उसको किताब लेके बैठे और उसके अंदर टिक करें, क्योंकि हर मैं मोस्ट IMP सवाल आपको दोबारा बोलती हूँ, और उसके बाद आप गूगल फॉर्म सबमिट मुझे करें। अब इसके बाद के जो 2 में देखेंगे।